नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। देखिए दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं के बारे में। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस सूचना को साझा किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस सूचना को साझा किया। ऐप का निर्माण आईआईटी रुड़की तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। आईआईटी रुड़की तथा एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। ऐसा ऐप संभावित प्राकृतिक आपदा के प्रति पहले ही चेतावनी जारी कर देगा। यह प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा के बारे में भी सूचित करेगा ताकि समय पूर्व प्रबंधन हो सके। तो आईआईटी रुड़की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मिल करके बनाए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इसकी सूचना दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, हैती में भूकंप। हैती में रिक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। ठीक है दोस्तों, 7.2 तीव्रता बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है दोस्तों। इस भूकंप का केंद्र हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस। हैती की राजधानी देख लीजिए, याद कर लीजिए। पोर्ट ओ प्रिंस से 125 किलोमीटर पश्चिम में था। वर्ष 2010 में यहाँ 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये दोस्तों 7.1 तीव्रता का आया था 2010 में, और ये कितने का है? 7.2 तीव्रता का। चलिए आगे चलते हैं। फुकुतोकू ओकानोवा ज्वालामुखी। फुकुतोकू ओकानोवा ज्वालामुखी क्या कह रहा है दोस्तों? जापान के मिनामी योजिमा द्वीप के 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक अंतः समुद्री सबमेरीन ज्वालामुखी है। जापान के मिनामी इवोजिमा द्वीप के 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक अंतः समुद्री सबमेरीन ज्वालामुखी है। इसका शीर्ष समुद्री सतह से लगभग 29 मीटर नीचे है। क्या कह रहा है? इसका शीर्ष समुद्री सतह से लगभग नीचे है 29 मीटर। इस ज्वालामुखी में 12 अगस्त 2021 को जापानी उपग्रह हिमावारी 8 द्वारा उद्गार का पता लगाया गया। जापानी उपग्रह हिमावारी 8 द्वारा उद्गार का पता लगा। इससे पूर्व इस ज्वालामुखी में उद्गार 2010 में देखा गया था। तो ये तो नाम आपको याद ही हो जाएगा, क्योंकि जापान से रिलेटेड है। फुकुतोकू ओकानोबा ज्वालामुखी। फुकुतोकू ओकानोबा, देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कठिन, आप इसको देख लेंगे। और ये देख रहे हैं कि समुद्र की सतह से लगभग 29 मीटर नीचे है। अब देखिए, माउंट मेरापी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ। ठीक है ना, 9 अगस्त। माउंट मेरापी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रस्फुटन में को मेरापी का सबसे बड़ा लावा प्रवाह माना जा रहा है। माउंट मेरापी को इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। तो आपको यहाँ से ये भी तैयार हो गया कि माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। अलास्का में ज्वालामुखी विस्फोट।
3 ज्वालामुखियों में विस्फोट की घटना दर्ज की गई, ठीक है ना, अगस्त में। कौन कौन से? पावलोक, ग्रेट सिटिकन एवं अलेशियन द्वीप में स्थित सेसिसो पोएनाय ज्वालामुखी शामिल है। पावलोक, ग्रेट सिटिकन एवं अलेशियन द्वीप में स्थित सेसिसो पोएनाय ज्वालामुखी शामिल है। पावलोक ज्वालामुखी वर्ष 1980 के बाद से अलास्का के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, ठीक है ना दोस्तों। पावलोक ज्वालामुखी 19 के बाद से सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये अलास्का में पावलोक ज्वालामुखी स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तुर्की में सी नाट का प्रकोप, सी नाट का प्रकोप काला सागर, ब्लैक सी को एजियन सागर से जोड़ने वाले तुर्की के मरमरा सागर में सी नाट का प्रकोप देखा गया है। क्या कह रहा है कि काला सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाले तुर्की के मारमरा सागर, जैसे मारमरा सागर काला सागर और एजियन सी को जोड़ता है, इसमें सी नाट का प्रकोप देखा गया है। अब देखिए सी नाट क्या है। सी नाट या समुद्री लासा प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या हरे रंग का कीचड़ पंख जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो समुद्री श्लेष्म मेराइन म्यूसिलेज है, जो समुद्री श्लेष्म है मेराइन म्यूसिलेज है, जो शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता के कारण मुख्यतः वैश्विक उष्मन, जल प्रदूषण, घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में अनियंत्रित निर्मोचन आदि की वजह से होने वाला गर्म मौसम होता है, ठीक है दोस्तों। सी नाट जो दोस्तों समुद्री लाशा प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या गहरे हरे रंग का कीचड़ पंख होता है, जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, कीचड़ पंख जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि समुद्री श्लेष्म है, जो शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता, जो शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता के कारण मुख्यतः वैश्विक उष्मन, जल प्रदूषण, घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में अनियंत्रित निर्मोचन आदि की वजह से होने वाला गर्म मौसम होता है। वह प्रक्रिया जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व मुख्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस पानी के स्रोत में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होने लगती है, यूट्रोफिकेशन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रदूषण से दोस्तों शैवालों में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है, जिसको क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो तुर्की में सी नाट का प्रकोप देखा गया था। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर संकट उत्पन्न कर रहा है। यह समुद्र की सतह के साथ साथ सतह से 80 से 100 फीट नीचे की ओर भी प्रसारित हो गया है, जो और भी नीचे पहुंचकर समुद्र तट को ढक सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सी नाट जो है समुद्री तट को ढक सकता है। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून एवं प्रभावित देश। ठीक है दोस्तों, साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून और ये देश हो गया। और कब आए थे? वर्ष माह
तो देखिए इडाई, इडाई जो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। इडाई महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इडाई उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे व मलावी में आया था। कब आया था? मार्च 2019 में। तो इडाई आया था दोस्तों मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी। अब देखिए केनेथ, केनेथ जो दोस्तों साइक्लोन था ये आया था मोजाम्बिक में अप्रैल 2019 में। अब देखिए डोरियन, डोरियन क्या है दोस्तों? हरिकेन है। डोरियन हरिकेन है, ये कहाँ आया था? बहामास में आया था 19 में ही। अब देखिए हगिबिस, हगिबिस जो दोस्तों ये टाइफून है। जापान में टाइफून कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों अक्टूबर 19 में आया था। फैक्साई ये भी टाइफून, ये भी जापान में आया था। अब देखिए फणी, फणी चक्रवात जो दोस्तों भारत में आया था मई 2019 में, बहुत तगड़ा तबाही मचाया था फणी। अब देखिए मारिया, मारिया हरिकेन है दोस्तों, ठीक है ना। ये प्यूर्टो रिको में आया था 2017 में। अब देखिए जीन, ये हैती में आया था 2004 में। ये महत्वपूर्ण है इसीलिए दिया है 2004 का, ठीक है ना। 2004 का देने का मतलब ये है कि ये महत्वपूर्ण है। सैंडी, सैंडी ये भी हैती में आया था 2012 में। नरगिस जो आया था दोस्तों म्यांमार में आया था 2008 में। और बोफा आया था दोस्तों, बोफा ये फिलीपींस में आया था 2012। हयान आया था, ये भी फिलीपींस में आया था। ये देखिए तीनों फिलीपींस में दिख रहे हैं, बोफा, हयान, मांगखुट। और निसर्ग अभी देखिए जून 2020 की बात है, ये भारत में आया था। अम्फान, अम्फान आया था दोस्तों भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। ये मई 2020 में आया था। जिससे प्रभावित थे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। अब देखिए क्यार, पश्चिमी भारत, ओमान, यूएई और सोमालिया। पश्चिमी भारत, ओमान, यूएई और सोमालिया। तो ये रहा दोस्तों पश्चिमी भारत। देखिए पश्चिमी भारत से जब और पीछे की तरफ बढ़ेंगे ओमान, यूएई, सोमालिया आपको दिखेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्यार नामक चक्रवात आया था 2019 में। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। बुलबुल, बुलबुल आया था थाईलैंड, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश नवंबर 2019 में। निवार आया था दोस्तों भारत और श्रीलंका में नवंबर 2020 में। तो आपसे ये पूछेगा दोस्तों, खास तौर से ये पूछता है कि ये कौन से देश को प्रभावित किया था। तो निवार भारत और श्रीलंका को, बुलबुल थाईलैंड, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, मैंने आप जानते हैं कि भारत की जो पूर्वी सीमा से सटे हुए देश हैं। और देखिए माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी, माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी, ये देखिए दोस्तों क्या है? इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में अवस्थित इस ज्वालामुखी पर्वत में 6 मई 2021 को विस्फोट हो गया। इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में इस ज्वालामुखी पर्वत में क्या हो गया? विस्फोट हो गया। विस्फोट के उपरांत धुआं और राख 3 किलोमीटर ऊंचाई तक फैल गया। माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है दोस्तों, ठीक है ना। ये पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। यह ज्वालामुखी 400 वर्ष बाद वर्ष 2010 में सक्रिय है। यह ज्वालामुखी 400 वर्ष बाद वर्ष 2010 से सक्रिय है। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में से लगे रिंग ऑफ फायर का भाग है। रिंग ऑफ फायर आप जानते हैं ना, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में बनती है एक। तो ये पूछता है कई बार कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में है।
इंडोनेशिया प्रशांत महासागर से लगे रिंग ऑफ फायर का भाग है जो विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी का घर एवं 90% भूकंप का भाग है, ठीक है ना। तो इसी रिंग ऑफ फायर के आसपास दोस्तों ये आप देखेंगे इंडोनेशिया से सटे हुए ऐसे घूम करके आता है। तो इसी रिंग ऑफ फायर में 75% ज्वालामुखी हैं और 90% भूकंप यहीं पर आता है। अब देखिए ये तौकाते एक आए थे दादा, ठीक है ना, मई माह में भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर में, ठीक है ना। देखिए ये भी पूछेगा। मई माह में भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर से उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान तौकाते आया जिसका लैंडफॉल क्षेत्र गुजरात रहा। अब जानते हैं कि गुजरात पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। तौकाते तूफान को भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा अत्यंत गंभीर चक्रवात एक्सट्रीमली सीवियर की श्रेणी में शामिल किया गया। इस चक्रवात की गति 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी जब यह गुजरात के तट से टकराया। इतने तेज हवाएं टकराएंगी दोस्तों तो पेड़ पौधे घर सब उखड़ जाते हैं, छप्पड़ फपड़। पिछले 23 वर्षों में यह पश्चिम तट पर आने वाला सबसे भयावह तूफान रहा। तौकाते तो आतंक मचा दिए दोस्तों। 23 वर्षों में पश्चिमी तट पर सबसे इस तूफान का तौकाते नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया था। तौकाते का अर्थ शोर करने वाली छिपकली गेको है। क्या है? शोर करने वाली छिपकली गेको है, गेको। अब देखिए यास तूफान के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तौकाते तूफान के बाद भारत के पूर्वी तट तथा बांग्लादेश के दक्षिणी भाग में यास तूफान आया। तौकाते के बाद ये पूर्वी तट पर आया। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न इस तूफान ने उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल सहित कई राज्यों को प्रभावित किया। बंगाल की खाड़ी में आया था, उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल सहित कई राज्यों को प्रभावित किया। भारतीय मौसम विभाग ने इस तूफान को अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा था। तौकाते को भी अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा गया था। देखिए तो तौकाते अर्थात चाचा आए थे, ठीक है ना, कहाँ? पश्चिमी तट पर, और यास जो आया पूर्वी तट पर। इसका नाम ओमान द्वारा सुझाया गया जो फारसी भाषा से संबंधित है जिसका अर्थ जैस्मीन होता है, ठीक है ना। तो तौकाते का नाम कौन दिया था? म्यांमार दिया था, जिसका नाम छिपकली शोर करने वाली छिपकली गेको है। और यास का नाम जो दोस्तों ओमान दिया था। तो देखिए यास पूर्वी तट पर आया, ये नामकरण किसके द्वारा किया गया? ओमान के द्वारा किया गया। जबकि तौकाते जो है पश्चिमी तट पर आया, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? म्यांमार के द्वारा किया गया। चलिए आगे चलते हैं। और एक पेज बचा हुआ है, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, सबसे बड़ा आइसबर्ग हिमखंड E76 अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया। अंटार्कटिका अर्थात साउथ पोल से टूटकर अलग हो गया। यह हिमखंड 4320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है ना। 4320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ। तो ये दोस्तों किसी एग्जाम में पूछा हुआ था। E76 उस हिमखंड का नाम क्या है दोस्तों? E76। अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ हिमखंड E76 बेडेल सागर में स्थित रान
आइस शेल्फ से अलग हुआ है। बेडेल सागर में स्थित रान आइस शेल्फ से अलग हुआ है। बेडेल सागर में स्थित रान आइस शेल्फ से अलग हुआ है। हिमखंड के टूटने के बारे में जानकारी तो चलिए दोस्तों क्या कह रहा है, A76 बेडेल सागर स्थित रान आइस शेल्फ से अलग हुआ। हिमखंड के टूटने के बारे में जानकारी सर्वप्रथम यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर दी कि वर्ष 2020 में A63A हिमखंड के साउथ जॉर्जिया द्वीप से टकराने के पश्चात A63A हिमखंड के साउथ जॉर्जिया द्वीप से टकराने के पश्चात उसके आसपास मिलने वाले जीवों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था, परंतु वर्ष 2021 में यह पिघल गया। तो दोस्तों ये A63A हिमखंड साउथ जॉर्जिया द्वीप से टकराने के पश्चात, और तो ये देखिए ये जो है दोस्तों ये 76 है, बेडेल सागर रान आइस शेल्फ से अलग हुआ था और अंटार्कटिका से, और इसका क्षेत्रफल कितना था दोस्तों 4320 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A76 हो जाएगा, अंटार्कटिका से कटा। अब देखिए दोस्तों सेमरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित इस ज्वालामुखी में 16 जनवरी को विस्फोट हुआ, ठीक ना। सेमरू ज्वालामुखी जावा प्रांत में विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि राख और धुआं 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल गया। विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि राख और धुआं 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल गया। ऊंचाई तक माने सेमरू ज्वालामुखी पूर्वी इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत, इतना याद रखिए। आगे चलते हैं। इस ज्वालामुखी को द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है। यह जावा का सबसे ऊंचा एवं सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। जावा का इंडोनेशिया का क्षेत्र दोस्तों जावा और सुमात्रा। लेह में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना। भारत का सबसे ऊंचाई 3500 मीटर पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र है, ठीक है ना। लेह में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना। तो दोस्तों यह भारत का सबसे ऊंचाई 3500 मीटर पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र है। ये केंद्र नुब्रा, चांगथांग, पैंगोंग झील, कारगिल, द्रास, धाब बैमा, आर्यन घाटी, खलसी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के मौसम के पूर्वानुमान की सुविधा प्रदान करेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इन सब क्षेत्रों में जाने से पहले अगर आपको मौसम के बारे में मालूम चल जाएगा तो जान माल की हानि होने से दोस्तों बचा जा सकता है, ठीक है ना। तो भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र लेह में स्थित है। लेह लद्दाख, लेह लद्दाख लद्दाख तो दोस्तों क्षेत्र हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और उसमें लेह में स्थित है। अब देखिए किलाउआ ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई राज्य के हवाई द्वीप में स्थित सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी में से एक है, किलाउआ ज्वालामुखी। तो आप जानते हैं कि हवाई द्वीप जो है अमेरिका का क्षेत्र है, ठीक है ना। विस्फोट हुआ जिसमें 4.4 तीव्रता का भूकंप भी आया। वर्ष 1983 से लगातार इसमें विस्फोट जारी है। गुंबदाकार इस ज्वालामुखी में पुनः नवंबर 2021 में विस्फोट होने की आशंका है,
ठीक है ना। दिसंबर 2020 में हुआ था, फिर आशा है कि नवंबर 2021 में विस्फोट होगा। तो यहाँ से क्या क्या देखेंगे दोस्तों, किलाउआ ज्वालामुखी क्यों चर्चा में आया, यह अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है और इसमें विस्फोट हो गया, ठीक है ना, दिसंबर 2020 में। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इसमें जो दोस्तों नवंबर 2021 में फिर आएगा। मुंबई समुद्र तट पर नीला ज्वार मुंबई के जुहू समुद्र तट और महाराष्ट्र के देवगढ़, वेलस और मुरुद समुद्र तटों पर नीले ज्वार की घटना देखी गई, ठीक है ना दोस्तों। जुहू समुद्र तट पर और महाराष्ट्र के देवगढ़, वेलस और मुरुद समुद्र तटों पर नीले ज्वार की घटना देखी गई। चलिए आगे देखते हैं। इस घटना को जैव संदीप्ति या बायोल्यूमिनेसेंस बायोलुमिनेसेंस के नाम से भी जाना जाता है। बायोलुमिनेसेंस। वर्ष 2016 के बाद यह घटना भारत के पश्चिमी तट पर प्रत्येक वर्ष घटित होती है। यह घटना डायनोफ्लैगलेटस नामक पादप कवक के कारण घटित होती है, ठीक है ना। ये डायनोफ्लैगलेटस नामक पादप कवक के कारण घटित होती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि कुछ प्रजातियां विषाक्त भी होती हैं तथा यह लाल ज्वर का कारण भी बनती हैं। तो नीला ज्वार का नाम है, और ये किनके कारण होता है दोस्तों, डायनोफ्लैगलेटस नामक पादप कवक के कारण, ठीक है ना। और ये जो दोस्तों लाल ज्वर के कारण भी होते हैं, रेड फीवर के कारण भी बनती हैं। अब देखिए चक्रवात निवार, ये क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात तमिलनाडु पुदुचेरी समुद्र तट से टकराया, लैंडफॉल। टकराया को क्या कहते हैं, लैंडफॉल कहते हैं दोस्तों। तमिलनाडु पुदुचेरी। निवार नाम ईरान द्वारा सुझाया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ बिजली होता है। निवार जो नाम है दोस्तों, इसको ईरान द्वारा दिया गया, जिसका अर्थ बिजली होता है। यह चक्रवात प्रारंभ में गंभीर श्रेणी में, परंतु बाद में बेहद गंभीर श्रेणी में परिवर्तित हो गया। पहले गंभीर श्रेणी में, फिर बाद में बेहद गंभीर श्रेणी में परिवर्तित हो गया। चक्रवात निवार यह आया था नवंबर 2020 में दोस्तों। जब इसने तमिलनाडु तट को पार किया तो इसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसी तरह से जो तौकाते आया था दोस्तों, तौकाते जो गुजरात में आया था, उसकी गति जो दोस्तों 160 से 180 थी, जो बहुत ज़्यादा गति है, ठीक है ना, 160 से 180। अब बताइए कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। इस चक्रवात से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्य हैं। हरिकेन आमोटा मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ के तट से टकराया, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए चीन और जापान के तरफ क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं, और भारत में चक्रवात कहते हैं, और वही अमेरिकी तट के तरफ हरिकेन कहते हैं, और यही ऑस्ट्रेलियाई तट पर दोस्तों इसको विली विली कहते हैं। तो ये नाम पूछता है, ठीक है ना। जापान चाइना के आसपास क्षेत्रों में दोस्तों टाइफून, अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में हरिकेन, और भारत में तो चक्रवात हो गया, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, ये नाम पूछा जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ली आ रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया में ली आ रहा है, तो इसी से लिख लीजिए विली विली। विली विली हो गया। और हरिकेन को अमेरिका से कैसे जोड़ा जाए बताइए, इसमें री आ रहा है। अमेरिका में दोस्तों री आ रहा है ना, तो इसको री से जोड़ लीजिए हरिकेन। और टाइफून, चीन टाइफून और जापान, ये सब तो ठीक है, टाइफून ठीक है दोस्तों। हरिकेन की उत्पत्ति 21 को कैरिबियन सागर में हुई थी, ठीक है ना। हरिकेन की तीव्रता के आधार पर इसे श्रेणी 4 में रखा गया। गौरतलब है कि हवा की गति के आधार पर उष्णकटिबंधीय तूफान 5 श्रेणियां होती हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान की 5 श्रेणियां होती हैं। इस हरिकेन से कुछ दिन पूर्व इस क्षेत्र में एटा नामक हरिकेन भी आया था। एटा, तो दोस्तों आमोटा से कुछ दिन पूर्व जो आया था एटा, उसी क्षेत्र में। अब देखिए टाइफून गोनी। टाइफून लिखने का मतलब ये हो गया कि आप समझ लीजिए कि चाइना और प्रशांत सागर, जापान, कोरिया और एक क्षेत्र पकड़ते हुए ये आया है, ठीक है ना। आता चक्रवाती है, लेकिन अलग अलग, जैसे हम लोग यहाँ पर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में देखिए एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो ये तो पूरे दुनिया की बात कर रहा है। यह तूफान फिलीपींस के तट से टकराया। टाइफून गोनी फिलीपींस वायुमंडलीय, भूभौतिकीय और खगोलीय सेवा प्रशासन के अनुसार इस टाइफून की गति केंद्र में 225 किलोमीटर प्रति घंटा थी। देख रहे हैं, इस टाइफून की गति केंद्र में 225 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइफून गोनी फिलीपींस के तट पर आया था, ठीक है ना। इसे वर्ष 2020 का दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है। क्यों ना माना जाए भैया, 225 किलोमीटर प्रति घंटा तो अब तक हमने देखा नहीं था, ठीक ना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में टाइफून, देखिए दे दिया। जिसका गाना है ना, जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई। तो दोस्तों ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, यही चीज मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। नहीं भी देता तो मैं आपको लगभग बता ही दिया था। नोट करके क्या कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को, ठीक ना, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में टाइफून, उत्तर अटलांटिक महासागर में अर्थात अमेरिका वाले तट पर हरिकेन, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली, और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाना जाता है। यही तो मैं आपको बताने वाला था दोस्तों, ठीक है ना। तो पढ़ने के लिए तो आपके पास किताब उपलब्ध है या पढ़ ही सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका मैं आपको जो चीज़ें न समझ में आए उसकी व्याख्या कर दूंगा, और जो चीज़ इससे रिलेटेड रहेंगी उसको मैं बता भी दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं वाला टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, और आगे हम लोग छोटी छोटी वीडियो में देखेंगे दोस्तों। छोटी छोटी वीडियो में देखना आसान होता है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और आपका लाइक और सब्सक्राइब भी दोस्तों मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन का काम करती है, और किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आप सभी को पुनः धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।